क्या आप अपनी एलएलपी को बंद करना चाहते हैं, लेकिन ऐसा करने के तरीकों, न्यूनतम आवश्यकताओं और प्रक्रियाओं के बारे में पूरी जानकारी नहीं रखते? फिर तो आपने बिल्कुल सही वीडियो पर क्लिक किया है, क्योंकि इस वीडियो में हम इन्हीं सब टॉपिक्स पर विस्तार से चर्चा करेंगे। नमस्ते, मैं तुषार बख्शी सेट इंडिया बिज़ का एक स्टार्टअप सलाहकार हूं, जहां हम पूरे भारत में व्यवसायों और स्टार्टअप्स को टैक्स, कंप्लायंस और आईपीआर से संबंधित सेवाएं प्रदान करते हैं। आगे इस वीडियो में मैं चर्चा करूंगा 1. एलएलपी को बंद करने के कानूनी तरीके, 2. एलएलपी स्ट्राइक ऑफ और वाइंड अप करने का अर्थ, 3. एलएलपी स्ट्राइक ऑफ करने के कानूनी प्रावधान, 4. एलएलपी स्ट्राइक ऑफ करने की चेकलिस्ट और आखिर में एलएलपी स्ट्राइक ऑफ करने की पूरी प्रक्रिया और सभी जरूरी दस्तावेज। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। एलएलपी को बंद करने के क्या तरीके हैं? एलएलपी को बंद करने के लिए आपके पास दो तरीके हैं। या तो आप उसे आरओसी द्वारा स्ट्राइक ऑफ करवा सकते हैं या फिर एनसीएलटी द्वारा वाइंड अप। अब किस परिस्थिति में आप कौन से विकल्प को चुनेंगे, इसके लिए आपको इन दोनों तरीकों को विस्तार से समझना होगा। वाइंडिंग अप की प्रक्रिया कानूनी रूप से थोड़ी जटिल है, क्योंकि इसमें एनसीएलटी जैसी कानूनी अथॉरिटीज शामिल होती हैं। कुछ शर्तों के अधीन एनसीएलटी या तो एलएलपी की स्वेच्छा से या बलपूर्वक उसे वाइंड अप कर सकती है। दोनों ही मामलों में एनसीएलटी एलएलपी के खिलाफ लीगल प्रोसीडिंग्स शुरू करेगी और ये सुनिश्चित करेगी कि वो वाइंडिंग अप के लिए योग्य है भी या नहीं। साथ ही एलएलपी की सभी एसेट्स को बेचने और सभी लायबिलिटीज को सेटल करने के लिए एनसीएलटी एक इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल नियुक्त करेगी, क्योंकि इसके वाइंड अप होने के बाद इसके नाम पर कोई एसेट या लायबिलिटी बकाया नहीं होनी चाहिए। स्ट्राइकिंग ऑफ एलएलपी। स्ट्राइकिंग ऑफ की प्रक्रिया एक निष्क्रिय या इनएक्टिव एलएलपी को अस्थायी रूप से बंद करने के लिए लागू की जाती है। अस्थायी इसलिए क्योंकि स्ट्राइक ऑफ होने के बाद भी इसे 5 साल की समय सीमा के अंतर्गत वापस सक्रिय किया जा सकता है। इसके अलावा वाइंडिंग अप की जटिल प्रक्रिया की तुलना में स्ट्राइकिंग ऑफ की प्रक्रिया काफी सरल और आसान है। आपकी एलएलपी निष्क्रिय या इनएक्टिव तब मानी जाएगी जब वह ना तो कोई बिजनेस एक्टिविटी कंडक्ट कर रही है, न किसी बिजनेस ट्रांजैक्शन में शामिल है और ना ही उसके नाम पर कोई एसेट या लायबिलिटी दर्ज है। स्ट्राइकिंग ऑफ के लिए एलएलपी अपनी स्वेच्छा से रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को एक आवेदन दाखिल कर सकती है। चूंकि ये पहले से ही निष्क्रिय है, इसलिए आवेदन दाखिल करने से पहले स्पष्ट रूप से इसके नाम पर कोई एसेट या लायबिलिटी नहीं होगी। हालांकि अगर आवेदन दाखिल करने के बाद भी इसकी कोई लायबिलिटी उत्पन्न होती है, तो संबंधित राशि का भुगतान उसके सभी डेजिग्नेटेड पार्टनर्स को मिलकर करना होगा। एक बार आरओसी ने आवेदन स्वीकार कर लिया तो एलएलपी के नाम को वो इमीडिएटली रजिस्टर से स्ट्राइक ऑफ कर देगा। अब जबकि हमें एलएलपी स्ट्राइक ऑफ के बारे में एक ब्रीफ आइडिया मिल गया है, तो आइए हम इससे संबंधित कानूनी प्रावधानों पर विस्तार से चर्चा करें। एलएलपी स्ट्राइक ऑफ करने के कानूनी प्रावधान। एलएलपी रूल 2009 के रूल 37 में एलएलपी को स्ट्राइक ऑफ करने के लिए 2 शर्तें दी गई हैं। इनमें से यदि कोई एक शर्त भी पूरी होती है तो भी एलएलपी आरओसी द्वारा स्ट्राइक ऑफ होने के लिए एलिजिबल हो जाएगी। क्या हैं ये शर्तें? आइए जानते हैं। रूल 37(1)(a) ये कहता है कि अगर आपकी एलएलपी पिछले 2 फाइनेंशियल ईयर से सक्रिय नहीं है तो आरओसी खुद ही उसे स्ट्राइक ऑफ कर देगी। इस परिस्थिति में आप अपनी मर्जी एलएलपी की स्ट्राइक ऑफ के लिए आवेदन दाखिल नहीं कर सकते। रूल 37(1)(b) के अनुसार अगर आपकी एलएलपी पिछले 1 साल से निष्क्रिय है तो आप आरओसी के पास उसे स्ट्राइक ऑफ करने के लिए आवेदन दाखिल कर सकते हैं। मैं दोहराता हूं, अगर इन दोनों शर्तों में से कोई एक शर्त भी पूरी होती है तो एलएलपी स्ट्राइक ऑफ के लिए योग्य मानी जाएगी। इसलिए रूल 37 के तहत शर्तों को पूरा करना निश्चित रूप से महत्वपूर्ण है, लेकिन क्या ये पर्याप्त है? बिल्कुल नहीं। इसके अलावा भी एलएलपी को कुछ अन्य कार्यों को पूरा करना होगा। चलिए इन कार्यों को एक एक करके समझते हैं। स्ट्राइक ऑफ करने की चेकलिस्ट। किसी भी एलएलपी को स्ट्राइक ऑफ करने के पहले आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि एलएलपी रूल्स की रूल 37(1)(b) के तहत एलएलपी स्ट्राइक ऑफ के लिए क्वालिफाई करती है। एलएलपी के सभी पार्टनर्स ने इसे स्ट्राइक ऑफ करने के निर्णय को मंजूरी दी है। एलएलपी के नाम पर सभी बकाया लायबिलिटी और गवर्नमेंट ड्यूज की राशि को इसकी निष्क्रियता की अवधि से पहले ही चुकाया जा चुका है। एलएलपी के वर्तमान बैंक खाते को बंद कर दिया गया है और बैंकर से क्लोजर लेटर के साथ क्लोजिंग बैंक स्टेटमेंट भी प्राप्त किया जा चुका है। एलएलपी के पास उस अवधि में कोई एसेट या लायबिलिटी नहीं थी जिसमें वो निष्क्रिय रही है।
एलएलपी के खिलाफ किसी भी अदालत में कोई मुकदमा पेंडिंग नहीं है। इसके सभी पार्टनर्स और डेजिग्नेटेड पार्टनर्स के पास डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट और DPIN नंबर उपलब्ध और सक्रिय रूप से है। इन सभी कार्यों को सुनिश्चित करने के बाद आप LLP के स्ट्राइक ऑफ की प्रक्रिया को फाइनली शुरू कर सकते हैं। LLP स्ट्राइक ऑफ करने की आवेदन प्रक्रिया। कंपनी की तरह ही LLP को भी कुछ ही सिंपल स्टेप्स में स्ट्राइक ऑफ किया जा सकता है। आइए इन स्टेप्स को विस्तार से समझते हैं। नंबर 1, डॉक्यूमेंटेशन। जैसा कि हम हमेशा सलाह देते हैं, किसी भी आवेदन आधारित प्रक्रिया का पहला चरण सभी आवश्यक दस्तावेजों को व्यवस्थित करना है। हमारे ऐसा कहने का मुख्य कारण ये है कि हम दस्तावेजों को आवेदन का सबसे महत्वपूर्ण पहलू मानते हैं, क्योंकि इन्हें दाखिल करने में किसी भी तरह की गलती आपके आवेदन के खारिज होने का कारण बन सकती है। इसलिए यदि आप सभी दस्तावेजों को पहले से व्यवस्थित कर लेते हैं तो आपके लिए पूरी फाइलिंग प्रोसेस और भी आसान हो जाती है और आपको किसी भी मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ता है। दस्तावेजों के बारे में पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नंबर 2, सभी पार्टनर्स की सहमति प्राप्त करना। एक बार सभी दस्तावेजों की व्यवस्था हो जाने के बाद LLP के सभी पार्टनर्स को इसे स्ट्राइक ऑफ करने के निर्णय पर अपनी सहमति देनी होगी। ये सहमति निर्धारित कंसेंट फॉर्म में प्राप्त की जाएगी। कंसेंट फॉर्म की कॉपीज आवेदन के समय ROC को जमा करना आवश्यक है। नंबर 3, सभी रजिस्ट्रेशन और लाइसेंस को सरेंडर करना। यदि आपकी LLP ने कोई कानूनी रजिस्ट्रेशन या लाइसेंस प्राप्त किया है तो उन्हें सरेंडर करने की जरूरत होगी। अब कुछ ऐसे रजिस्ट्रेशन और लाइसेंस हैं जिन्हें LLP के बंद होने से पहले सरेंडर किया जा सकता है। कुछ अन्य रजिस्ट्रेशन और लाइसेंस भी हैं जिनको LLP के बंद होने के बाद ही सरेंडर करना पड़ता है। उदाहरण के लिए EPF रजिस्ट्रेशन, ESI रजिस्ट्रेशन, पैन, टैन और इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड को LLP के बंद होने के बाद ही सरेंडर किया जा सकता है, लेकिन GST रजिस्ट्रेशन को इसके स्ट्राइक ऑफ आवेदन के दाखिल होने से पहले ही सरेंडर करना आवश्यक है। नंबर 4, LLP का बैंक अकाउंट बंद करें और फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार करें। जैसा कि मैंने पहले भी कहा है, LLP के नाम पर खोला गया करंट बैंक अकाउंट आवेदन दायर करने से पहले बंद होना चाहिए। आपको संबंधित बैंकर से क्लोजर लेटर और क्लोजिंग स्टेटमेंट भी प्राप्त करना होगा। इसके बाद आपको LLP के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एक प्रैक्टिसिंग CA से ड्राफ्ट और सर्टिफाई कराना होगा, जिसमें LLP के एसेट्स और लायबिलिटीज नील शो हो रहे हों या फाइनेंशियल स्टेटमेंट 30 दिन से पुराने नहीं होने चाहिए। 5, एफिडेविट और इंडेमनिटी बॉन्ड तैयार करें। सभी डेजिग्नेटेड पार्टनर्स को LLP की निष्क्रियता घोषित करते हुए एफिडेविट पर साइन करना होगा। ROC LLP की स्ट्राइक ऑफ की योग्यता जांच करते समय इन घोषणाओं पर ध्यान देगी। इसके साथ डेजिग्नेटेड पार्टनर्स को इंडेमनिटी बॉन्ड भी साइन करना होगा, जिस पर वो LLP की सभी बकाया राशि के भुगतान के लिए सामूहिक रूप से जिम्मेदार होंगे। इन दोनों दस्तावेजों को उचित मूल्य के स्टैम्प पेपर पर तैयार किया जाना चाहिए और पब्लिक नोटरी द्वारा उचित स्टैम्प ड्यूटी के भुगतान के बाद मुहर लगाई जानी चाहिए। 6, ऑथराइज्ड व्यक्ति की नियुक्ति करें। आवेदन दाखिल करने के लिए LLP के डेजिग्नेटेड पार्टनर्स में से किसी एक को LLP के प्रतिनिधि के रूप में अपॉइंट करने की आवश्यकता है। इसके लिए पार्टनर्स की बैठक बुलानी होगी, जहां इसे प्रतिनिधि को पार्टनर्स द्वारा नियुक्त किया जाएगा। नंबर 7, आवेदन फाइल करना। अंत में LLP ROC को फॉर्म 24 में आवेदन दाखिल करेगी। फॉर्म MCA की ऑफिशियल वेबसाइट पर ऑनलाइन उपलब्ध है। आप यहां से फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं, इसे मैन्युअली भर सकते हैं और फिर सभी आवश्यक दस्तावेजों की स्कैन कॉपीज और ऑथराइज्ड प्रतिनिधि के DSC के साथ आपको आवेदन की स्कैन कॉपी को साइट पर अपलोड करना होगा। एक बार सब कुछ अपलोड हो जाए तो अंत में केवल 500 रुपए की सरकारी फीस के साथ फॉर्म जमा किया जा सकता है। सबमिट किया गया आवेदन ROC तक पहुंच जाएगा और पूरी तरह से जांच के बाद इसे मंजूरी मिल जाएगी। इसके बाद ROC LLP को बंद करने के अपने डिसीजन को ऑफिशियल गैजेट में नोटिफाई करेगा। ये नोटिफिकेशन 1 महीने के लिए सक्रिय रहेगा और इस बीच अगर ROC द्वारा LLP को बंद करने के लिए फैसले के खिलाफ आम जनता से कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होती है तो अंत में ROC इसे स्ट्राइक ऑफ कर देगा। इसके साथ ही हम LLP को स्ट्राइक ऑफ करने की प्रक्रिया के अंत तक आ गए हैं, लेकिन अभी हमारी आवश्यक दस्तावेजों की सूची पर चर्चा बाकी है। LLP स्ट्राइक ऑफ करने के लिए आवश्यक दस्तावेज।
किसी एलएलपी को स्ट्राइक ऑफ करने के लिए कुछ ही दस्तावेजों की आवश्यकता होती है। मैं उन्हें एक एक करके लिस्ट कर देता हूं आपके सामने। डेजिग्नेटेड पार्टनर्स द्वारा साइंड इंडेमनिटी बॉन्ड, डेजिग्नेटेड पार्टनर्स द्वारा साइंड एफिडेविट डिक्लेरेशन, पार्टनर्स की कॉन्सेंट फॉर्म, ऑथराइज्ड पर्सन की डीएससी, एलएलपी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एलएलपी के पेंडिंग लिटिगेशंस की डिटेल्स, बैंक क्लोजर स्टेटमेंट और बैंक क्लोजर लेटर, एलएलपी की सभी आईटीआर और आरओसी को दाखिल की गई एनुअल रिटर्न की कॉपीज, वो तब की जबकि ये सक्रिय हुआ करता था, और सभी ऑथराइज्ड डेजिग्नेटेड पार्टनर्स की अपॉइंटमेंट लेटर। इसके साथ ही हम इस वीडियो के अंत तक आ गए हैं। उम्मीद है अब तक आपको भारत में किसी एलएलपी को बंद करने के बारे में पूरी जानकारी मिल गई होगी। यदि आपके पास अभी भी कोई और प्रश्न है तो आप हमसे नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, और अगर आप इसके बारे में और जानना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट पर जा सकते हैं या कॉल और व्हाट्सएप पर हमारे एक्सपर्ट स्टार्टअप सलाहकारों से संपर्क कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक करें, शेयर करें, और आगे इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को क्लिक करना ना भूलें, ताकि आगे आने वाली वीडियोस की जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंचे। देखने के लिए धन्यवाद। हमारे अन्य वीडियो भी देखें।